गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा है खूब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एक बार फिर आप लोगों का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। तो एक ही पदाधिकारी भारत में यदि कार्य करता है, हो सकता है कहीं पर भी उस पदाधिकारी को अकस्मात कोई कार्य हो जाता है या अकस्मात वो पद रिक्त हो जाता है, तो उसको भरने के लिए कोई ना कोई एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसी तरह से राष्ट्रपति के पद के लिए अकस्मात जो परिस्थितियां उत्पन्न हो उनसे भी निपटने के लिए एक उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई। तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। और उपराष्ट्रपति पद ये इसकी संकल्पना अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है, पहले भी मैंने बताया आप लोगों को कि उपराष्ट्रपति अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो अब इसमें आता है सबसे पहले अनुच्छेद 63 में क्या लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। सीधा लिखा हुआ है अनुच्छेद 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 और 68 में लिखा हुआ है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अर्थात उपराष्ट्रपति होगा तो क्या होगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। अब राज्यसभा का तो कोई अध्यक्ष होता भी नहीं है, तो इसलिए क्या किया गया कि उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई, तो उसमें उसे राज्यसभा का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो अब इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, ठीक है, कि यह जो है जब राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो क्या वहाँ मतदान कर सकता है? तो इसका उत्तर है ना। यानी कि राज्यसभा का ये सदस्य नहीं होता है, इसलिए उसमें सामान्यतः मतदान ये नहीं करता है, तो उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यानी सामान्य परिस्थितियों में इसे मतदान का अधिकार नहीं है। लेकिन यदि कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसमें कि राज्यसभा में किसी विषय पर बराबर मत हो जाते हैं, ठीक है, किसी विषय पर बराबर मत हो जाते हैं, तो उसमें निर्णायक मत देने का अधिकार इसे है। कारण ये चीज है क्योंकि ये उस सभा का सभापति है और सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। इस प्रकार इसे निर्णायक मत देने का सिर्फ अधिकार है और सामान्यतः ये मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? ये बात ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आता है निर्वाचन की योग्यता। ठीक है, यानी कि कौन सा व्यक्ति भारत के उपराष्ट्रपति बन सकता है। तो ये भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होने की इसमें योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि राज्यसभा का क्या होता है, ये अध्यक्ष होता है, उसकी योग्यता इसमें होनी चाहिए। ठीक है, इसे किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा अथवा लोकसभा का इसे सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि होगा तो निर्वाचन के बाद ये मान लिया जाएगा कि वहाँ से उसका इस्तीफा हो गया, और वो पागल, दिवालिया और ये सभी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये तो कोई खास बात नहीं है, ऐसे व्यक्ति को वो भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है निर्वाचक मंडल। ठीक है, तो निर्वाचक मंडल में, ठीक है, क्या कौन कौन सम्मिलित होते हैं, इसका उल्लेख अनुच्छेद 66 में किया गया है। ठीक है, 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्य, अब इसमें दोनों आएंगे। ठीक है, निर्वाचित भी आएगा, ठीक है, और ठीक है नामांकित भी आएगा। ठीक है, राज्यसभा में जो 12 सदस्य राष्ट्रपति नामांकित करता है तो वो भी क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इसके निर्वाचक मंडल में कौन सदस्य होते हैं। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य होते हैं, राज्यसभा
लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें निर्वाचित या नामांकित का कोई मतलब नहीं आता है। इसके बाद आता है निर्वाचन की प्रक्रिया। तो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है इसमें वो है कि वही है एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है, के द्वारा इसमें क्या किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है इसका। और इसकी भी संपूर्ण जो यानी कि प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति की प्रक्रिया की तरह होती है। यानी कि इसमें निर्वाचित होने के लिए एक निश्चित मत प्राप्त करना होता है जो आधे से एक अधिक होता है। चलिए, इसके बाद है इसका कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से लेकर के 5 वर्ष तक होता है। ये अनुच्छेद 67 के अंतर्गत इसका इसकी बात कही गई है कि अनुच्छेद 67 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करने से 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होगा, कार्य करेगा। इसके पदरिक्त की कुछ व्यवस्थाएं हैं। मृत्यु होने पर पदरिक्त हो सकता है। स्वयं त्याग पत्र देने पर, यानी राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए यदि ये क्या कर दे, त्याग पत्र देते 5 वर्ष के पहले, तो इसका पद रिक्त हो जाता है। इसके बाद राज्यसभा, अब ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति में व्यवस्था है कि उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर यदि राज्यसभा एक संकल्प पारित करे कि अब जो उपराष्ट्रपति है, ठीक है, उसे पद से हटाया जाता है और उसे लोकसभा क्या करे, सहमत हो। इसका मतलब हुआ कि अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि राज्यसभा उस पर महाभियोग लगाती है, लोकसभा उसकी जांच करती है। लोकसभा में शुरुआत नहीं होगा इसका, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो इसलिए लोकसभा बाद में इसमें आती है और लोकसभा में ही उसे अपने जो कहने की बातें हैं वो कहने का, पक्ष रखने का अधिकार प्राप्त होता है। और यदि लोकसभा भी उनसे राज्यसभा से सहमत हो जाती है तो उसका पद रिक्त माना जाता है। उसे इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका पद रिक्त माना जाएगा, ठीक है। और पद रिक्त होने के बाद अब प्रश्न ये आता है कि पद रिक्त होने के बाद निर्वाचन कितने समय होना चाहिए। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा संविधान कहता है कि शीघ्र होना चाहिए, लेकिन इसके लिए समय निश्चित नहीं है, परंतु राष्ट्रपति के लिए निश्चित है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन पद रिक्त होने के 6 माह के अंदर होना आवश्यक है, चाहे जो परिस्थितियां हो, इसके लिए नहीं निश्चित है। फिर इसके बाद आता है शपथ। तो अनुच्छेद 69 के अंतर्गत राष्ट्रपति या उसके द्वारा नामांकित यानी कि नियुक्त किए गए व्यक्ति के समक्ष क्या करता है, ये उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है, ठीक है। और इसी को ही क्या करता है, ये अपना त्याग पत्र प्रदान करता है, ठीक है। शपथ हो गया। इसके बाद आता है वेतन। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन प्राप्त नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति के लिए कोई वेतन प्राप्त नहीं होता, लेकिन इसे राज्यसभा का अध्यक्ष होने के कारण, ठीक है, 3.5 लाख रुपए क्या मिलता है, वेतन प्रतिमाह प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि इसे राज्यसभा का अध्यक्ष होने के कारण इसे इतना वेतन मिलता है और इतना ही लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त होता है। अब इसे इतना वेतन प्रतिमाह प्राप्त होता है और वेतन और भत्ते भी मिलते हैं, और भी यानी वेतन और जो दूसरे भत्ते हैं वो भी मिलते हैं। इस बात जब ये राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति के संपूर्ण वेतन भत्ते और सभी चीज़ें उसे मिलते हैं, अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, उस समय इसे राज्यसभा का अध्यक्ष होने की कोई भी ना वेतन भत्ते आदि नहीं प्राप्त होते हैं। सिर्फ राष्ट्रपति पद पर जो कार्य करता है तो सिर्फ राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, बाकी सब शक्तियां प्राप्त होंगी। राज्यसभा वाला उसे कोई भी नहीं प्राप्त होगा, कुछ भी नहीं। ये मत समझिएगा कि 5 लाख राष्ट्रपति का, 3.5 लाख इसका, 8.5 लाख नहीं, सिर्फ राष्ट्रपति का उससे वेतन प्राप्त होगा। इसके बाद इनकी कार्य और शक्तियां आती हैं। ये राज्यसभा की अध्यक्षता करता है और निर्णायक मत देने का अधिकार होता है इसको। फिर राष्ट्रपति के पद को जब ये संभालता है, ठीक है, तो उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का, ठीक है, अधिकार प्राप्त हो जाता है। ये समस्त शक्तियां क्या करता है, उनका उपभोग करता है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति की तरह ये कार्य करता है। इसके बाद ये उपराष्ट्रपति के संबंध में जो अभी तक सवाल पूछे जाते हैं या जिनमें से सवाल पूछे जाने की संभावना है, वो सब
आप लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, इसके बाद आता है उपराष्ट्रपति, ठीक है, के विषय में कुछ खास चीज़ें। तो प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के ही जन्म के रूप में हम क्या करते हैं, 5 दिसंबर को टीचर्स डे मनाते हैं, क्योंकि एक टीचर कहाँ तक पहुँचे थे, भारतीय राष्ट्रपति के पद तक पहुँचे थे। ठीक है, वर्तमान में एम वेंकैया नायडू जो है ना, यानी कि उपराष्ट्रपति हैं। और एक चीज़ और भी मैं आपको बता देता हूँ, अब तक 2 ही राष्ट्रपति हैं जो क्या हुए हैं, 2 बार, ठीक है, जो उपराष्ट्रपति का निकी, ऐसे उपराष्ट्रपति, ऐसे व्यक्ति जो 2 बार उपराष्ट्रपति का पद धारण कर चुके हैं। एक तो एस राधाकृष्णन है और दूसरे हैं डॉक्टर, ठीक है, हामिद अंसारी, ठीक है, डॉक्टर हामिद अंसारी। ये 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो आज तक 2 बार इन्होंने, ठीक है, क्या किया है, उपराष्ट्रपति का पद धारण किया है। ठीक है, लेकिन एस राधाकृष्णन राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर हामिद अंसारी ये राष्ट्रपति नहीं बन पाए थे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया आपका उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित कुछ हो। अब मैं आपको कुछ प्रमुख अनुच्छेदों के विषय में बताता हूँ जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विषय में है, और फिर से वो आपके दोहरा जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने एक बार आप लोगों को बता दिया है प्रमुख अनुच्छेद, फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूँ। ठीक है, प्रमुख अनुच्छेदों के अंतर्गत अनुच्छेद 52 में आता है राष्ट्रपति का पद। ठीक है, इसके बाद आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 के अंतर्गत। ठीक है, 58 में आता है राष्ट्रपति की योग्यताएं, 60 में आता है शपथ। ध्यान दीजिएगा, शपथ, ठीक है, ये अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है। अब मुझे आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे, ठीक है, कि किस अनुसूची के अंतर्गत, ठीक है, जो संवैधानिक पद के लोग हैं, ठीक है, उनके शपथ की व्यवस्था की गई है। उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो उसे मुझे आप बताएंगे। और 61वां में आता है राष्ट्रपति और महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, उसे कैसे हटाया जाएगा इसकी बात आती है। 63 में आता है उपराष्ट्रपति, ठीक है, जिसे आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति आता है। फिर इसके बाद आता है 64, इसमें उपराष्ट्रपति कहा गया है ना कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, और इसी का उसको पेमेंट मिलता है, यानी वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं मिलता। 65 के अंतर्गत आता है कि किन परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। 66 में आता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा। और 69 के अंतर्गत आता है उपराष्ट्रपति का शपथ। ठीक है, अब देखिएगा, 60 में राष्ट्रपति का शपथ और 69 में, ठीक है, उपराष्ट्रपति का शपथ। अब इन्हें आप लोग जैसे जोड़ना चाहें जोड़ सकते हैं। ठीक है, 72वां में आता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ, जिसमें वो 5 प्रकार के क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, 52 राष्ट्रपति, ठीक है, 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, 58 राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं, 60 है शपथ, 61 में महाराष्ट्रपति पर महाभियोग, 63 में उपराष्ट्रपति, 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, 65 में राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति का किन परिस्थितियों में कार्य किया जाना, 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा, और 69 में 69 में आता है उपराष्ट्रपति के पद की शपथ, और 72 में आता है क्षमादान की राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे लगता है, ठीक है, कि आप लोगों को इसके विषय में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप लोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आज अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विषय में जो भी है हमारा, इसके अंतर्गत जो कुछ भी आता था, जो सवाल पूछे जाते हैं, मैंने कोशिश की है कि उन्हें सभी को क्या करूं, इसके अंतर्गत मैं सम्मिलित कर लूं। ठीक है,
अब इसमें इसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में कोई खास जो है वो नहीं आता। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे मंत्रिपरिषद, ठीक है, और महान्यायवादी। तो अगले यानी कि वीडियो में मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी के विषय में हम पढ़ाई करेंगे। तब तक आप लोग अपनी अच्छी तरह से पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई अच्छी तरह से करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों को शेयर करिए और अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइए, और यदि क्या सुधार किया जा सकता है उसके विषय में भी आप ज़रूर बताएं, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर सुधार करें। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।